नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी जब भी इस देश में आपदा या संकट की स्थिति पैदा होती है तो सबसे पहले गायब कौन होता है? आप इस ट्रेंड को 2014 से फॉलो करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला व्यक्ति जो गायब आपको नजर आएगा वो नरेंद्र मोदी। और आज फिर जब संसद में राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे, देश को एड्रेस करेंगे, बताएंगे कि क्या प्लान है, क्या रोड मैप है आज देश को इस आपदा से बाहर निकालने के लिए, उस वक्त प्रधानमंत्री 48 घंटों के लिए दिल्ली से गायब हो गए। क्योंकि मोदी का तो एक ही मकसद है, चुनाव जीतना। इसी लोकसभा में अमित शाह को आपने सुना होगा। अमित शाह ने क्या कहा था? मोदी जी के दौरों पर लोग सवाल उठाते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं मोदी जी चुनावी राज्यों में जाते हैं। आप 1951 से लेकर के आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों को देख लीजिए, मोदी जी हमेशा प्रवास पर रहते हैं और सबसे ज्यादा प्रवास पर रहते हैं। यही तो संकट है, प्रधानमंत्री प्रवास पर ही रहते हैं। आवास पर भी होना चाहिए, कभी कभी संसद में भी होना चाहिए। देश के प्रति जवाबदेही संसद भवन के भीतर खड़े होकर के होती है, लेकिन आप गायब होते हैं। और आपने ऐसे चहेते व्यक्ति को, अपने ऐसे लाडले को स्पीकर के कुर्सी पर बिठाया है, आसन पर बिठाया है, जो किसी भी हालत में विपक्ष को नो नो करके बिठा देता है। और आज फिर वही हुआ, फिर ओम बिरला नो नो करते करते अपनी कुर्सी छोड़ करके निकल गए। विपक्ष बोलता रहा, स्पीकर साहब चर्चा जरूरी है, स्पीकर साहब मोदी जी जरूरी हैं, प्रधानमंत्री जरूरी हैं, इस सदन में आए और एड्रेस करें, लेकिन नहीं हुआ। भाव को जोड़िए जरा, फिर हम आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं इस सदन की बेचैनी। स्वागत है भाव। और ये सदन की बेचैनी नहीं है, ये देश की बेचैनी है जो इस सिस्टम से पैदा हुई है, मोदी के सिस्टम से। हालांकि मैं सिस्टम बोलता हूं, मोदी जी उसको सिस्टम बोलते हैं। तो ये सिस्टम से पैदा हुई बेचैनी है। जरा हेडलाइन लाइए, दिखाइए भैया, हेडलाइन दिखाइए। ये देखिए, देखिए मोदी जी जब इस देश में गैस नहीं है, जब पेट्रोल पंप से लोग वापस जा रहे हैं गाड़ी हाथ से खींच करके, आए थे गाड़ी पे बैठ करके और जा रहे हैं गाड़ी को कंधे पे बिठा करके, उस वक्त कोकराझार में 4,570 करोड़ की परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी। अब बहुत भक्त कहेंगे कि मोदी जी विकास कर रहे हैं, विश्वगुरु बना रहे हैं, तब भी दिक्कत है। आप चुनावी मौसम में हर राज्य को विश्वगुरु बना देते हो। गुवाहाटी में बोले पीएम मोदी, दशकों तक बोडोलैंड का एक क्षेत्र विश्वासघात का साक्षी रहा, दशकों तक। अब मोदी जी आए हैं, इनको भी दशक हो गए, एक दशक हो गया। असम में, असम में आज भी आदिवासी और आज भी जो चाय के बागान के मजदूर हैं उनमें संघर्ष होता है। आज भी आदिवासी इलाकों में लाखों लोग सड़कों पर मशाल लेकर निकलते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। खैर, विषय वो है ही नहीं है। 2 दिन के लिए मोदी जी असम के दौरे पर हैं क्योंकि असम में चुनाव जीतना है। कल केरल में थे क्योंकि केरल में चुनाव है। बंगाल, अभी फिलहाल मोदी जी आपको असम में, बंगाल में, तमिलनाडु में और केरल में नजर आएंगे। और अमित शाह बताएंगे कि मोदी जी तो प्रवास कर पे रहते ही हैं। अगली हेडलाइन लाइए, इस खबर से ही जोड़ना है। देखिए, सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो डॉट डॉट डॉट। ये ओम बिरला जी की चेतावनी कहिए, धमकी कहिए, सुझाव कहिए, निवेदन कहिए, आप जो मानना चाहे मान लें। ये आज जो है, जब भी जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, ओम बिरला ने अपने जो है सदन में बैठे हुए सदस्यों को, खासकर विपक्ष के सदस्यों की तरफ देखते हुए कहा कि सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो ऐसे ही हम करेंगे, ऐसा ही मैं करूंगा। निलंबन पर स्पीकर ओम बिरला की 2 टूक, लोकसभा में हंगामा, और हंगामे के बाद जो नहीं लिखा बता दूं, फिर कार्यवाही स्थगित। अब आगे चलिए, जरा आगे चलिए, चेंज, आगे चलिए एक। हाँ, ये देखिए,
11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। विपक्ष के सदस्यों ने अपनी सीट पर खड़े होकर के बोलना शुरू कर दिया। स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों को रोकते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आज भी विपक्ष के सदस्यों के 8 प्रश्न लिस्टेड हैं। अब विपक्ष के, मैं सामान्य बात करता हूं, विपक्ष के सदस्यों के 8 प्रश्न लिस्टेड हैं, अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष के 250 सांसद खड़े होकर कह रहे हैं कि स्पीकर साहब, अब देश के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये देश संकट में है, ये देश आपदा में है। लेकिन 8 लिस्टेड प्रश्नों पर देश देख रहा है क्या विपक्ष का रवैया है। ये रवैया ओम बिरला का है, जो अभी-अभी अविश्वास प्रस्ताव से उबर कर और फिर ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कुर्सी पर बैठे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनको बचाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। मैं आपको 2 बाइट सुनवाऊंगा और फिर भावुक पास चलेंगे। जरा सुनाना शुरू करिए भैया। सबसे पहले तो सदन ही दिखा दीजिए, आप सदन ही सबसे पहले दिखाइए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 301 श्री नीलेश ज्ञानदेव। एक मिनट, माननीय सदस्यगण, चांगलं कोण गेला अजून बस ना। मैंने पूर्व में भी आग्रह किया था, फिर आज आग्रह कर रहा हूं। प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और आज भी प्रतिपक्ष के 8 माननीय सदस्यों के प्रश्न सूचीबद्ध हुए हैं। प्रश्नकाल के अंदर जहां देश के मुद्दे, क्षेत्र की समस्याएं उठती है और वहीं सरकार की जवाबदेही भी तय होती है, और इसीलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप प्रश्नकाल के अंदर सबको बोलने का अवसर दें। आप कहते हैं कि सदन में बोलने का अवसर दिया जाए, अपनी बात को रखने दिया जाए, और सदन में जो अवसर दिया जाता है, अपनी बात को रखने का समय दिया जाता है, उस समय आप बोलना नहीं चाहते, सदन को गतिरोध करना चाहते हैं, ये संसदीय मर्यादा के अनुरूप है। प्रश्नकाल के बाद आपको कोई विषय उठाना है तो जब उठा सकते हैं, लेकिन अनुदानों की मांगों पर सही कभी विषयों पर जो विषय आते हैं उन पर सबने 8 मेंबर सर आपने वादा किया सर 40 दिन हो गए सर। सदन की मेजों पे चढ़ोगे तो यही कार्रवाई होगी। क्लियर है? और एक और आग्रह, हाँ, और एक और आग्रह कर रहा हूं, एक और आग्रह कर रहा हूं। सदन की पवित्रता, चाहे संसद के परिसर के अंदर हो, चाहे संसद के बाहर हो, संसद की पवित्रता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाने की सबकी जिम्मेदारी है। और जिस तरीके का आचरण व्यवहार आप कर रहे हैं, सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। और अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, नियोजित गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की पवित्रता, सदन की मर्यादा, ये सदन के बाहर भी रखना जिम्मेदारी है। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी की है, अखिलेश यादव की है, विपक्ष की है। ये सदन में गाली देने वाले अमित शाह की जिम्मेदारी नहीं है बाबू। ये ओम बिरला की जिम्मेदारी नहीं है, ये निशिकांत दुबे की जिम्मेदारी नहीं है। जो आकर बातें करता है, अश्लील बातें करता है सदन के भीतर, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। सदन में आप सीट पर खड़े होकर क्या कहा, निलंबन की कार्रवाई पे बात हो रही थी, कहा अपनी कुर्सी पर खड़े हो जाओगे तो निलंबन तो होगा, कार्रवाई तो होगी। लेकिन इस सदन ने रमेश बिधोड़ी को नहीं निलंबित किया। इस स्पीकर ने रमेश बिधोड़ी गालीबाज, जिसने दानिश अली को गालियां दी, इस देश के संविधान की नहीं करा, धज्जी उड़ाई, वो नहीं निलंबित हुआ। इनका ओम बिरला भी
मुझे लगता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ही पास हो गए हैं, उनको मान मर्यादा उनके अलग डेफिनेशन है। बिरला जी को गाली देने वाले लोग अच्छे लगते हैं। हम्म, आप बिरला जी का जरा उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जरा आकलन करिए आशीष जी, हम्म, आपको विधुड़ी में और बिरला जी में फर्क नहीं दिखेगा। हम्म, हम्म, ये एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। जब वो आदमी जो इसके लिए जाना जाता है, यदि वो स्पीकर बनता है और वो मर्यादा की बात करता है, पवित्रता की बात करता है, स्पीकर जिस दिन सत्ता पक्ष की बात करता है उसी दिन संसद की मर्यादा भी भंग होती है, पवित्रता खत्म हो जाती है। उस चेयर की एक मर्यादा होती है, उसकी एक पवित्रता है, और उस पवित्र का बरकरार रखना ये पहले उस चेयर पे बैठने वाले आदमी के अपने आचरण से होती है। हम्म, यदि नरवणे का किताब नाम लेने पे यदि हंगामा होता है और किताब कोट नहीं की जा सकती, तो फिर उसी सदन में बाकी किताबें कैसी कोट होती है और स्पीकर उस पर क्या एक्शन लेता है? सवाल है। यदि संसद में विषय पे ही बोलना है, नोटबंदी पे ही बजट पे बात होगी, तो नोटबंदी पे बात नहीं होगी क्योंकि वो पुरानी बात है। तो फिर उसी सदन में इमरजेंसी से लेके जवाहरलाल नेहरू तक की बात क्यों होती है? हम्म, जो व्यक्ति सदन में नहीं है उसका जिक्र नहीं होता, तो फिर जवाहरलाल नेहरू का जिक्र क्यों होता है? और हर रोज होता है, दिन में 10 बार होता है। तो क्यों सिर्फ विपक्ष ही बोले? विपक्ष का क्या इस देश के सामने ज्वलंत समस्या अभी गैस की नहीं है? आज आप ही ने सबसे मुझे बताया, आज आप ही ने मुझे जो बात बताई और वो मैं अभी शेयर करना चाहता हूं दर्शकों के साथ। यदि ये हो रहा है तो ये इतना बड़ा इशू है कि हाँ। शायद देश को, शायद जब हमारे यहाँ कोविड हुआ तब हमने पलायन देखा। पलायन इसलिए हो रहा था कि लोगों को लगा कि मरना है तो अपने वालों के बीच में मरे, परदेश में पड़ के कहां मरे कि कोई आपकी लाश भी ढोने को तैयार नहीं होगा। इसलिए लोग हजारों किलोमीटर पैर पर चलने लगे। लेकिन जो लोग नहीं गए उनको इतना आश्वस्त था कम से कम घर में 2 टाइम की रोटी सरकार अनाज पहुंचाएगी तो हम कम से कम चूल्हा तो जलेगा। आज आशीष जी ने जो मुझे बताया, जो नोएडा में जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, गैस की लंबी लाइनें, सरकार का सिर्फ आश्वासन, सिवाय आश्वासन के सरकार कुछ नहीं दे रही। पेट्रोलियम मंत्री ने फिर कहा होटल में बंद नहीं होने दूंगा, लेकिन जो बंद हो रहा है उसका क्या है? आप तो होने नहीं देंगे। आपके धन्ना सेठों के चैनल तो वहां से तेल भी निकाल रहे हैं दुबई से। कौन सा शिप आ रहा है? क्या निगोशिएशन हो रहे हैं? विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? उस बात के नतीजे क्या है? देश जानना चाहता है क्योंकि हर एक के चूल्हे की समस्या है। आज आशीष जी ने मुझे बताया कि जो घर में मेड सर्वेंट आते हैं वो यूपी के कहीं आते हैं, एक कमरे के घर में रहते हैं, 5 मकानों में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ घर भेजते पैसा। आज उन लोगों ने अल्टीमेट दिया है कि हम अपने गांव वापस जा रहे हैं, गांव में कम से कम चूल्हे पे रोटी बना पाएंगे। यहाँ तो एक कमरे में जा रहे थे, वहां वेंटिलेशन भी नहीं है, वहां चूल्हा जलाएंगे कहाँ? चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से लाएंगे? दिल्ली में तो लकड़ी शमशान में मिलती है, और कहाँ लकड़ी मिलती है जलाने की? क्योंकि दिल्ली में तो गैस चलता है। और प्रधानमंत्री ने तो उज्ज्वला करके पूरे दुनिया को बता दिया कि यहाँ मेरी बहनों की आंखों में से धूल जाता है, मेरी बहनों की स्वास्थ्य खराब होता है। वो भाई क्यों भाग रहा है आज रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जब देश में इतने क्राइसिस है? होटल बंद हो रहे और ये बोलते होटल बंद नहीं होने देंगे। और क्या नहीं होने देंगे? जब बंद हो गए उसका क्या? फिर भी अभी आश्वासन। जो मात्र आदमी मंत्रिमंडल में इसलिए बैठा है जिसकी कोई काबिलियत नहीं है, उसकी सिर्फ एक काबिलियत है कि एक सबसे बड़ा विश्व का व्यभिचारी एप्स्टीन, उसके अंतरंग संबंध जिसके साथ है, जिसको कहे कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, ऐसे मेल लिखने वाले, टेलीपैथी मैच करने वाले, जिस एप्स्टीन जो विश्व का सबसे बड़ा व्यभिचारी दुराचारी, उसके साथ टेलीपैथी मैच करने वाला आदमी सिर्फ उस टेलीपैथी की वजह से यह मंत्री बना हुआ है। भारत सरकार ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि इतने साल यूनाइटेड स्टेट्स में रह के क्या किया इन्होंने। यूनाइटेड नेशंस का काम किया कि इन दलालों के लिए काम किया? और वो आदमी कहता है कि मैं गैस बंद नहीं होने दूंगा। तुम क्या, तो एप्स्टीन तो है नहीं, अभी तो मर गया है। तो उसको फिर मेल करके पूछो कि अब गैस का क्या करूं? सिर्फ हवाबाजी।
पर्याप्त है भंडार। अरे पर्याप्त है तो फिर देते क्यों नहीं हो? डिलीवरी दो, कौन घर में डिलीवरी दोगे, कौन लाइन में लगेगा? आज शहरों से गांव के लिए पलायन होगा क्योंकि गांव में चूल्हे में रोटी बनती है। दिल्ली मुंबई में कहां चूल्हा जलाओगे आप? ये बड़ा संकट है। इस संकट पे सारा प्रश्न काल से लेकर तमाम चीजें कैंसिल होकर इस संकट पे पहले बातचीत होनी चाहिए। सरकार को कॉन्क्रीट स्टेटमेंट देना चाहिए, सरकार को ब्लूप्रिंट देना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। किल्लत नहीं पैदा होने देंगे, किल्लत नहीं पैदा होने देंगे। ये बोलने से तो किल्लत पैदा होगी, उसका क्या? ये किस बात पे विश्वास रखे? पैदा होने देंगे, वो अच्छे दिन आएंगे जैसा ही खाली फील होता है। बस। मैं दशकों से बैठे हुए हैं, आज अभी आप भी भाऊ थे, हम भाऊ साथ में थे, परिवार साथ में था। आज ही गैस बुकिंग कर रहे थे, गैस बुकिंग नहीं हुई। जरा गैस बुकिंग करिए, हल्दीपुरी जरा आवे हमारे नंबर से, हमारे मोबाइल से इससे नहीं हो रहा है करके दिखा दे। हल्दीपुरी फोन उठता नहीं है, गैस बुकिंग लेना बंद कर दिया और बोले कि हम तो पर्याप्त दे रहे हैं। राहुल गांधी ने बंद करवाया। हमारे ऑफिस के नीचे चाय की दुकान है, हमारे दफ्तर में बच्चे काम करते हैं। आज ही बताया क्या हम दोनों के सामने ही कि 7 वाली चाय 10 की हो गई, 10 वाली चाय 13 की या 13 की हो गई, 13 की हो गई। ये साक्षात है सामने। अब वही बात बार बार कहते हैं, हम उन बातों को कोई वजूद नहीं रहा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जिनका आशीष, जिस इंसान की पूरी जिंदगी फॉरेन सर्विस में गई, फॉरेन सर्विस बड़े एलिट क्लास में बोला जाता है, फॉरेन सर्विस वालों को ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। कलेक्टर मतलब आईएएस और आईपीएस को तो ग्रामीण पोस्टिंग भी होती है, जिला उसके पास होता है, जिले के गांव में जाना होता है। ये तो सिर्फ या तो दिल्ली में बैठते या विदेशों में बैठते हैं। और एम्बेसी में इस भारत सरकार का मतलब ये टैक्स पेयर का पैसे पे एक वेल मेंटेन जिंदगी जीते हैं। और इस आदमी ने तो एस्टेट की जिंदगी जी है। बेटी के कितने देशों में घर हैं, इनका तो सुबह का नाश्ता यहाँ होगा, दोपहर का लंच ये जाकर के स्विट्जरलैंड में करेंगे। इनका क्या दिक्कत है? इनको क्या मालूम गैस की किल्लत क्या है? इनको क्या मालूम चूल्हा कैसा जलता है? इनको क्या मालूम एक 6 जनों का परिवार यदि है इस देश में तो उसको कितने दिनों का गैस सिलेंडर चाहिए? तुम्हारे पास पर्याप्त गैस सिलेंडर है। यदि आपको लगता है कि मीडिया अफवाह फैला रहा है, आपको लगता है विपक्ष अफवाह फैला रहा है, तो फिर 25 दिन का बुकिंग क्यों आपने कर दिया कि अभी 25 दिन में मिलेगा? क्यों कर दिया? आप बोलते कि गैस इतना है, जब चाहे तब सिलेंडर ले लेना। साहब ये गैस कोई हुक्का नहीं पीता। एलपीजी का सिलेंडर से चूल्हा ही जलेगा। और इस देश में यूं ही कोई चूल्हा ऑन करके नहीं चलता। बहुत महंगा बेच रहे हैं आप एलपीजी, कोई सस्ता नहीं बेच रहे। और इतना महंगा एलपीजी लोग संभल संभल के यूज करते हैं। उसके बाद भी एक परिवार को 25 दिन के लिए पूरा होगा? शर्म नहीं आती बताने के लिए? इतना कॉन्ट्रडिक्टर है। एक तरफ 25 दिन का बोलते हैं, एक तरफ 40 दिन का कमर्शियल वालों को बोलते हैं, और यहां बोलते हैं हमारे पास पर्याप्त है। नहीं, गैस बुकिंग हो तो 25 दिन और 26 दिन छोड़िए ना। आज तो हमने वो देखा, 2.5 दिन में डिलीवरी। मुझे पता था कि गैस बुकिंग ही नहीं हो रही है। 2.5 दिन में डिलीवरी। आज हमने 2 घंटे, आशीष और हम परिवार के साथ थे, 2 घंटे 3 घंटे तक लगातार गैस बुक करता रहा, कोई नंबर नहीं उठ रहा था, बुक ही नहीं हुआ। और ये कहते कि पर्याप्त है। ये है कभी यथार्थ के धरातल पे पूरी साहब छोला भटूरा मत बनिए, कभी ज्वार की रोटी बन के जरा रास्ते में आइए और देखिए इस देश की जनता का क्या हाल है। बिरला जी को क्या है? अकबर रोड में बड़ी कोठी मिली हुई है। इतनी बड़ी कोठी किसी की नहीं है। इतनी स्पीकर की कोठी है, पीछे मोर नाचते हैं, बैठ के मोर का नृत्य देखते हुए चाय पीजिए। आपको किसने कहा कि आपके पास सिलेंडर नहीं है? अमित शाह जी के घर सिलेंडर की प्रॉब्लम नहीं आ सकती, लेकिन आम आदमी की क्या है? उसी पार्लियामेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को पूछो, बिरला जी, छोड़िए दुनिया भर की बातें। पार्लियामेंट में काम करने वाले आम कर्मचारी को, प्यून से लेकर क्लर्क को पूछो कि उसके घर में गैस आ रही है क्या? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कुछ रिएक्शन सुनवा देते हैं, और सबसे पहले जब जख्म पे रगड़ना ही है तो नमक रगड़ते हैं, यही शुरू करते हैं। और नमक क्यों? हरी मिर्च पिसी हुई। मनोज तिवारी को सुनवा दीजिए भैया, पहचान के सुनवाइएगा। मनोज तिवारी को तो सब पहचानते हैं, जरा सुनवाइए और सुनिएगा गौर से। सच्चाई है कि हमारे देश में चाहे गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ईंधन के पर्याप्त भंडार हैं।
बहुत। हालांकि दुनिया में युद्ध हो रहा है, युद्ध वहां भी चल रहा है जहां जहां से तेल निकलते हैं, लेकिन भारत के पास पर्याप्त भंडार है। ये पहले से 12-13 दिन से इंडियन ऑयल कह रहा है, सारी तेल की एजेंसीज कह रही हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है। कल तो पेट्रोलियम मंत्री ने सदन में बयान भी दिया, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, आप कोई पैनिक न करें। लेकिन जो विपक्ष अंदर सदन चलने नहीं दे रहा है, उन्हीं के किसी सांसद, किसी नेता के घर से, किसी के घर से 200 सिलेंडर मिल रहा है, किसी के घर से 500 सिलेंडर मिल रहा है। ये लोग जानबूझ के क्राइसिस करने में लगे हुए हैं। जो इनके सपोर्टिव गैस एजेंसी है वो फोन बंद कर दी है, और ऐसे लोगों को सजा भी हुई है। आज बंगलोर से लेके और झारखंड के रांची से लेके और कई जगह कहीं 200, कहीं 500, कहीं 800 गैस सिलेंडर ये लोग दबा के रख रहे हैं। गोरखपुर में एक गैस एजेंसी के मालिक को जेल भी हुई है। इसलिए मैं देश के लोगों से मीडिया के थ्रू बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल पैनिक ना हो। आप बुकिंग करेंगे, आपको 2.5 से 3 दिन में आपको गैस सिलेंडर आपके घर में होगा। जो कॉमर्शियल लेते हैं, जो तुरंत जाते हैं और उनका कोई लिस्टेड नहीं है, उन लोगों को भी समस्या नहीं होने दी जाएगी, लेकिन 4-5 दिन उनको लग जाएगा। इसलिए किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। हमने तो इस बात का पूरा ये बनाया, आप देखिए, मैंने खुद अपने वीडियो बनाया और आपको जान के खुशी होगी कि हमारा ये वीडियो इस समय कम से कम 6 मिलियन के ज़्यादा लोग देख चुके हैं, और इसमें मैक्सिमम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भैया मैंने फ़ोन किया तो मेरा वो फ़ोन नहीं ले रहा है। ये लोग कुछ जानबूझ करके कर रहे हैं, उन लोगों को सजा मिलेगी। अच्छा, 6 मिलियन अगर बच्चे ऐसे तो गैस हो तो हम भी 2-4 ट्रक सप्लाई कर देंगे, हमारे भी व्यू मिलियन में आते हैं। एक इसमें तो मैं सबसे एक बड़ी कैप्शन बात, चाहूंगा, पहले कैप्शन बाबू, पहले हाँ, कैप्शन, ये जो जितना हमने सुनवाया इस पे एक कैप्शन अगर देना हो, मैंने सोच रखा है, एप्स्टीन के पापा को बचाता हुआ रिंकिया का पापा। बस बस, हम्म पापा के मदद में पापा आया। हम्म ठीक है, अब देखिए आप, इसको ये पता नहीं स्टॉक और भंडार, भंडार किसको कहते हैं। भंडार मतलब आपके रिसोर्सेज। देश में पेट्रोल के भंडार हो तो 10 साल, चलो कांग्रेस तो नकारा थी, 11 साल नरेंद्र मोदी ने क्यों एक्सप्लोरेशन नहीं किया? क्यों हमारे यहाँ 80% गैस बाहर से आता है? क्यों हमारे यहाँ 80% तेल बाहर से आता है? इसका मतलब इनकी सरकार नाकारा है। यदि आप कहते हो कि हमारे पास स्टॉक्स पर्याप्त हैं, और ये कहते हैं कि सारी इंडियन ऑयल कंपनी से, कौन से कंपनी का प्रेस रिलीज है, कौन सी कंपनी का, जरा मुझे बताइए। कंपनी के क्या रिलीज है अपने डीलरों को, तो हमने दिखा दिया था, और हमने वो दिखा दिया तो कंपनी ने फिर से उन डीलरों को मैसेज दिया कि अरे सोशल मीडिया में मत बताया करो। अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी है, और एक 16 पन्ने की सोशल मीडिया पॉलिसी उनको दे दी कि आप मीडिया में नहीं बता सकते, हम आपको क्या बताएंगे। ये वस्तुस्थिति है। रिंकिया के पापा को क्या मालूम, इनके तो घर गैस वैसी भी आ जाती है। और ये तो कई बार इनका तो एक प्राइवेट कन्वर्सेशन भी पकड़ में आया था कि लोगों को कैसा मैं मूर्ख बनाता हूं, पार्टी के लोगों के बीच में बात करते हुए कि हमने तो उसको ऐसा बोल के मूर्ख बना दिया। मैं चैलेंज करता हूं रिंकिया के पापा को, चलो मैं लेके चलता हूं उनको, मुझे गैस दिलवा दो। और ज्यादा दूर नहीं, दिल्ली से नोएडा वाली लाइन में ही खड़ा कर दूंगा। चलो ये लाइन में लोग खड़े, इनको गैस दिलवाओ। चलो हमारे साथ आएंगे तो खीखी खीखी हंस देंगे रिंकिया के पापा। गाना है ना पार्लियामेंट इनका, में सरकार, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे पे वहां 2 टाइम की रोटी खाते हो, है ना, रहते हो तो टैक्स पेयर के पैसे से, पानी फ्री का, बिजली फ्री की, सब हम लोगों के पैसे से खा रहे हो रिंकिया के पापा, और हमको ज्ञान दे रहे हो। आप जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो इन देश के गरीबों के, क्योंकि आप अभिनेता हो, नेता बनने का प्रयास कर रहे हो, ना नेता बन पा रहे हो, ना अभिनेता रहे हो। अभिनेता भी क्या, मोदी जी से ट्रेनिंग ले लोग 6 महीना, तब भी अभिनेता नहीं बन पाएंगे। अभिनेता के लोग चेला हैं, अभिनेता चेला। जरा अपोजिशन के कुछ रिएक्शन सुनवाइए भैया, चला दी। अगर कोई सबसे बड़ा अफवाहजीवी है तो वो सरकार है। अफवाहजीवी अफवाहजीवी अगर कोई है तो वो सरकार है, और सरकार को अगर स्वीकार कर ले कि हाँ किल्लत है,
तो जनता भी सहयोग करेगी। जहां सरकार ये कह रही है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, गैस पर्याप्त है, लेकिन सच्चाई ये है कि लापता हो गई है गैस, लापता गैस, और सिलेंडर की लाइन हर शहर में है। नोएडा है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, आपका लखनऊ है, गोरखपुर है, वाराणसी है, कोई जिला बचा नहीं जहां पर लंबी लंबी लाइनें ना हो। गोंडा है, सब जगह लाइनें। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? और अफवाह तो सरकार ने फैलाई जब ये पाबंदी लगाई कि हम इतने दिन बाद ही सिलेंडर भर पाएंगे। और जो लोग ऑनलाइन भरना चाहते हैं, आप पता करिए ऑनलाइन का क्या हालत है। ऑनलाइन में एरर दिखा रहा है। आखिर कौन खिलवाड़ कर रहा है सॉफ्टवेयर से? सरकारी तो खिलवाड़ कर रही होगी सॉफ्टवेयर से, क्योंकि एरर दिखा रहा है, ऑनलाइन आप बुक नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से भट्टियां बनने की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, आजकल कैसे आप छिपा सकते हो? सोशल मीडिया को कैसे आप रोक सकते हैं? तो लोगों की शादियां टल रही हैं, लोगों के रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, लोग अपना कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, अगर ये संकट गैस का और बढ़ा तो खाना कैसे बनाएंगे वो? मान लीजिए जो उनके घर हैं, इंडिविजुअल हाउसेज हैं, वो तो चलो अपना लकड़ी से बना लेंगे, कंडे से बना लेंगे, उसकी सरकार ने क्या व्यवस्था बनाई है? और ठेले वाले जो तमाम अपना रोजी रोटी दिन प्रतिदिन चलाते थे, एक गैस सिलेंडर भर करके और कामकाज करते थे, उनका क्या होगा? और अब तो सुनने में आया है चाट वाले भी चाट नहीं बना पाएंगे, ये संकट पैदा हो गया है। तो ये किसने पैदा किया? सरकार ने पैदा किया। और बीजेपी वाले इसलिए खुश हैं कि तेल की कमी नहीं है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने बीजेपी का तेल निकाल दिया, तो इन्हें लग रहा तेल की कोई कमी नहीं है। ये संकट कोई लाया है तो बीजेपी खुद संकट लाई है। बहुत व्यवहारिक मुझे बयान लगा, इसलिए हम एक ही बयान को इसी पर हम फाइनल सवाल लेंगे। बहुत व्यवहारिक, कोई जो वेबसाइट पर एरर आ रहा है, बुकिंग हो नहीं रही है, जो हम बात कर रहे हैं, सब लोग अफवाह फैला रहे हैं। इस देश की जनता को मूर्ख ही नहीं समझ रहे हैं। इनकी ढिठाई कितनी हो चुकी है बाबू, इतने ढीठ कि हम सामने हमारे एक व्यक्ति है जो जिसका दम घुट रहा है, वो नहीं सांस ले पा रहा है, और उसी के सामने खड़े होकर हम कहें देखो कितना बढ़िया खुली हवा में मलय पवन का एकदम ये आनंद ले रहा है, लंबी लंबी सांसें खींच देखिए रहा है, उसका आशीष दम जी, घुटता है, मरने वाला है। इस ये सरकार को, ढिठाई, ये बेशर्मी कहाँ से आती है? ये नरेंद्र मोदी जी को किसी भी जनता का कोई लेना देना नहीं है। फिर एक सवाल उठता है कि फिर वो वोट नहीं देंगी जनता, उनको जनता का वोट भी नहीं चाहिए। ज्ञानेश कुमार उनको चुनाव जितवाता है, वो लगातार सत्ता में बने रहेंगे, जनता जाए भाड़ में। जनता की कोई किसी को पड़ी नहीं है, और ये जनता का मजाक उड़ाते हैं। कम से कम एक होता है कि मैं जानता हूं कि आप दर्द में हैं, मैं प्रयास करता हूं कि आपका दर्द का निवारण करूं। ये तो कहते कि आप नाटक कर रहे हो, दर्द कहाँ है? दर्द तो है ही नहीं किसी को। ये बोल के आप और जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन ये देश भी प्रताड़ित होने के लिए ही है। जब सामने प्रताड़ित होने के बाद भी लोग यदि रिएक्ट नहीं करते, लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते, भगत सिंह हमेशा पड़ोस के घर में चाहते हैं, तो इस देश को नरेंद्र मोदी ही ठीक कर सकता है, और नरेंद्र मोदी ही ठीक कर रहा है। जब गैस नहीं मिलेगी, जब पेट्रोल नहीं मिलेगी, जब, क्योंकि हार्मोज खुलने वाला नहीं है भारत के लिए। ये लगातार खबरें दे रहे हैं। आज भी मैंने खबर पढ़ी कि 20 टैंकर तैयार है भारत के निकलने के लिए, बस आखिरी बातचीत चल रही है। ईरानियन गवर्नमेंट ने क्लियर कह दिया कि हमारे ईरान की तरफ से कोई भारत को हमने क्लीन चिट और ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। जो भारत इजराइल के पार्लियामेंट में जाके कहता है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, तो फिर इजराइल के साथ ही खड़े रहिए। आप इजराइल से ही गैस लीजिए, हार्मुज का नाम मत लीजिए। ये रवैया है ईरान का। एक ट्रेडिशनल दोस्त जिसने हमेशा संकट के समय आपका साथ दिया, उसके संकट के समय आप भाग गए। क्या करें? एप्स्टीन जो पड़ा हुआ है, पेट्रोलियम मिनिस्टर एप्स्टीन में, प्रधानमंत्री एप्स्टीन में, ट्रंप एप्स्टीन में, और एप्स्टीन का करता धरता नेतन्याहू। तो वो सबको नचा रहा है गले में पट्टा डाल के, और सब नाच रहे हैं। लेकिन जब वो नाच रहे, वो तांडव कर रहे हैं, और वो तांडव कर रहे हैं हमारे सीने पे। इस देश के 140 लोगों के, करोड़ लोगों के सीने पे तांडव हो रहा है। आज चूल्हा बंद हो जाएगा, अभी और क्या क्या बंद हो जाते हैं। सब्जियां के जो किसान हैं, जो सब्जियां उगाते हैं, वो बैंकरप्सी पे आ गए हैं, क्योंकि बंबई के मंडी में सब्जियां पड़ी हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ नींबू मिर्ची उठ रहा है। वो हमने सुना कि हमारे रक्षा मंत्री ने ऑर्डर दिया है नींबू मिर्ची का बड़ा,
ट्रम्प साहब ने उनको बुलाया है कि सब हमारे जहाजों पे नींबू मिर्ची लगा दो ताकि ईरान के मिसाइल से हमारा प्रोटेक्शन हो जाए। बाकी सब मारामारी चल रही है। दयावह स्थिति है। जो किसान सब्जियां लेके आया उसके लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है, सब्जियां सड़ रही है, फेंकने के पैसा मांग रहे हैं स्टॉकिस्ट। किसान को पैसा तो हालत बुरी स्थिति है। भयावह है। चलिए कोई बात नहीं है, अब आगे हम आपको, वक्त हो गया है लेकिन रिएक्शंस काफी बचे हुए हैं लोगों की। ये बेसिकली जो सांसद बोल रहे हैं ये सिर्फ राजनीति ही नहीं करते हैं, क्षेत्र में जवाबदेही होती है, वो पीड़ा वो व्यथा बोल रहे हैं। भाव ने कहा नाच, ये जो है किसके इशारे पे नाच रहे हैं? भैया किसी के इशारे पे नाचो, अपने आंगन में नाचो, दूसरे के छाती पे मत नाचो। अपने आंगन में नाचो, जैसे नाचना है, वो मोदी जी हो, उनके सरकार हो, उनके अफसर हो, मंत्री हो, जहां मन करे अपने आंगन में नाचो। 143 करोड़ भारतीयों की छाती पे मत नाचो, इतने रिक्वेस्ट है। हमें इजाजत दीजिए आप, और बाकी रिएक्शन सुनिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।